वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 2 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग सीडीपीओ या बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत दिया गया है उसका चयन करना है। पहला कथन है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो दोस्तों, यह कथन सत्य दिया गया है। अगला कथन है, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, यह भी कथन सत्य दिया गया है। अगला कथन है, भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। तो दोस्तों, यह भी कथन सत्य दिया गया है। अगला कथन है, भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। तो दोस्तों, यह भी कथन सत्य दिया गया है। चारों के चारों कथन पुर्तगालियों के विषय में सत्य दिया गया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ददनी प्रथा के संबंध में जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन सी। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में जो शामिल नहीं था वह था अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो दोस्तों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो दोस्तों, वह आयोग था स्टेची आयोग। स्टेची समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। लॉर्ड लिटन ने 1880 में स्टेची आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति की समीक्षा के लिए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। तो दोस्तों, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था बंगाल तथा त्रिपुरा। ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों सही। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो दोस्तों, पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा विरोध नहीं किया गया था, जबकि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद तथा तंत्र मंत्र यह तीनों का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है कृष्णोदास पाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति के अंतर्गत सतारा राज्य का सर्वप्रथम राज्य का विलय हुआ था। सतारा का विलय दोस्तों 1848 में किया गया था और 1849 में दोस्तों जयपुर का किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी अब्दुल लतीफ़ ने और इसकी स्थापना दोस्तों 1863 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? तो दोस्तों पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 में। ऑप्शन में तो 1878 नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था 1860-62 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, किन क्रांतिकारियों को इसमें फांसी दी गई थी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास में किंग्स फोर्ट की बग्घी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने बम फेंका था, जिसमें मिस्टर कनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। वेनी रेलवे स्टेशन पर प्रफुल्ल चौकी एवं खुदीराम बोस घिर गए, जहां प्रफुल्ल चौकी ने खुद को गोली मार ली एवं खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो दोस्तों 1934 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह चारों के चारों कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल था। पहला था राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना। दूसरा था अस्पृश्यता को दूर करना। तीसरा था चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। यह दोस्तों चारों के चारों कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था
मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था अगस्त प्रस्ताव में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई थी। इसके पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमानों में शिक्षा प्रचार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो दोस्तों मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जबकि जयप्रकाश नारायण दोस्तों सचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों क्रांति का अमर संदेश नामक लेख लिखा गया था शिवपूजन सहाय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो दोस्तों विजयनगर का सैन्य विभाग कहलाता था कदाचार। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे बाद हुआ था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध दोस्तों 1555 में हुआ था, जबकि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों 1540 में हुआ था और देवरा का युद्ध दोस्तों 1531 में हुआ था। चौसा की युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का साथी कहा गया है? तो दोस्तों भारत का साथी कहा गया है अमीर हसन जी को। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उत्कृष्ट गजलों के कारण उसे
भारत का शादी कहा गया है? अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है और जहांगीर का मकबरा शाहदरा जो कि वर्तमान लाहौर में स्थित है। इसलिए ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाए गए सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो दोस्तों अकबर द्वारा चलाए गए सबसे बड़े सोने का सिक्का था संसब। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन डी। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ कराया था। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। इन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया था। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था हल के लिए। लांगल शब्द हल के लिए प्रयुक्त होता था, जबकि अनाज मापने का पात्र के लिए उर्दर शब्द का प्रयोग किया जाता था और गोबर की खाद के लिए कड़िए या सकड़ित शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो दोस्तों क्षणिकवाद का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल के धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत कथन की पहचान करें। पहला कथन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में नहीं 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला कथन है, मौर्य शासकों का उल्लेख जैन बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमें गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न देखते हैं। चोलकालीन उत्तरामेरुर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। व्यक्ति की आयु दोस्तों 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कदमराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है दोस्तों इसकी स्थापना मयूर सरोवर ने की थी, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी, तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। तीनों के तीनों कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था, जबकि संघ में किसी भी जाति के व्यक्ति एवं स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए पिलनी पेडिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जो कि गलत दिया गया है। पेडिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं है, अतः इसका लेखक अज्ञात है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। टॉलमी जो कि भूगोल का लेखक हैं, गार्गी संहिता के लेखक हैं, कात्यायन चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है निवास का स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता तथा भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन की स्वतंत्रता, चौथा है
भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पाँचवा है निवास करने की स्वतंत्रता और छठा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समतुल्य होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण करता है संबंधित राज्य का विधानमंडल। राज्यों की राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 345 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? तो दोस्तों, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है नीति निषेधक तत्व में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेधक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह चारों राज्यों में दोस्तों विधान परिषद शामिल है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है, लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, वह है राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है, लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, यह वैधानिक निकाय है, क्योंकि इन्हें संसदीय कानून के तहत बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निषेधक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 37 में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निषेधक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दी गई है? वह संशोधन कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्ष 2003 में 91 संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, वह है ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय के पास है, जबकि प्रारंभिक अपीलीय एवं निरीक्षण का क्षेत्राधिकार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन डी, वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। वह लोकसभा में बोल सकता है, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में वोहरा समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों वोहरा समिति का गठन किया गया था राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच हेतु, और इसका गठन किया गया था दोस्तों 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक एक बार भी नहीं हुई है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित है, जो कि अब तक देश में एक बार भी नहीं लगा है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक देश में 3 बार 1962, 1971 एवं 1975 में लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है?
तो दोस्तों अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है, वह मरुस्थल का नाम है दोस्तों मोजावे। मोजावे मरुस्थल दोस्तों उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जबकि सहारा, बायुदा, कालाहारी यह तीनों दोस्तों अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश है बोलिविया तथा पराग्वे। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोलिविया एवं पराग्वे मात्र ऐसे दो देश हैं जो दक्षिण अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश हैं, जबकि कोलंबिया और उरुग्वे की सीमा महासागर से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों जनजातियां और एक तरफ दिया गया दोस्तों संबंधित क्षेत्र। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से एस्किमो जनजाति जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से बुशमैन अफ्रीका में पाई जाती है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है। इस नदी का उद्गम दोस्तों नेपाल की अन्नपूर्णा श्रेणी में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो दोस्तों पूर्णिया जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। बिहार के 3 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है, जिसमें कम लंबाई पूर्णिया की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जबकि सबसे कम हो जाएगा दोस्तों मुंगेर में 1876 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा
समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा पटना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? तो दोस्तों, भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में शामिल है उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा कच्छ की रण। यह चारों के चारों दोस्तों भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में शामिल है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, पालकोंडा पर्वत अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, कोलदाम परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा 1620 किलोमीटर एवं सर्वाधिक उपयोगी जलमार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य रेखा कहलाती है? तो दोस्तों, शून्य रेखा कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को। शून्य रेखा कहलाती है दोस्तों त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, भारत मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है झारखंड से। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जिसे यामोत्तर रेखा कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यह झारखंड से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गड़स्ता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चिकता साठा क्या है? तो दोस्तों, गड़स्ता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकता साठा है पछुआ पवने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी स्थित है उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंजुना द्वीप स्थित है? तो दोस्तों, अंजुना द्वीप स्थित है गोवा तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक कार्यबल। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा, 1M4। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ट्राइफेड का गठन किया गया था 1987 ईस्वी में। ट्राइफेड का गठन किया गया दोस्तों 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो दोस्तों भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो गतिविधि शामिल नहीं है वह है निर्माण, जबकि विद्युत विनिर्माण तथा खनन यह तीनों दोस्तों भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था 2010 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट एक लेख पत्र होता है। तो दोस्तों बजट एक लेख पत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति की। बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। इसके तहत सरकार अपनी राजकोषीय नीति घोषित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है निजी क्षेत्रों के उद्यमों को तथा सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों को। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो दोस्तों विश्व में 55.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चालू खाता घाटा क्या होता है? तो दोस्तों चालू खाता घाटा होता है देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। चालू खाता घाटा होता है दोस्तों देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो दोस्तों बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान है 1,37,460.94 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था? तो दोस्तों चीन देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों यह वर्गीकृत किया जाता है आकस्मिक व्यय के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है?
तो दोस्तों बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ाने पर कवथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर कवथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शुष्क सेल के रूप में कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है कार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के संबंध में सत्य हो जाएगा, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तथा लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ऑप्शन ई दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय फलस का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय फलस का मात्रक होता है वेबर, जबकि प्रेरक का मात्रक होता है दोस्तों हेनरी, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स तथा ज्योति फलस का मात्रक होता है लुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए हींग, जो कि जड़ का स्रोत है, जबकि कुणेन दोस्तों छाल से प्राप्त होता है। अफीम दोस्तों आधे पके फलों के दूध से प्राप्त होता है और रबर दोस्तों तना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो दोस्तों पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रोल है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का नाम ऑयल ऑफ विट्रोल है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो दोस्तों फिटकरी में हाइड्रोजन के 48 परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो दोस्तों वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम है लाइकोपीन।
अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए पाया जाता है केंद्रक में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों आपके एक से अधिक सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो दोस्तों फ्यूकस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों फ्लोरोजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग में। अगला प्रश्न देखते हैं, केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं? तो दोस्तों केचुआ में 5 जोड़ी हृदय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनकी आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा दोस्तों बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अमाशय की गामा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों अमाशय की गामा कोशिकाओं से सोमेस्टिन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि दोस्तों बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वार्डा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वार्डा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? तो दोस्तों वह वैक्सीन का नाम है कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स वैक्सीन कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद स्थित फरम बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने
सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित कितना है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्ष ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्ष ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय मूल के भाविया लाल जी को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू वेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू वेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो दोस्तों फ्रांस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? तो दोस्तों जनवरी 2022 में फिलीपींस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है एंटीगुआ और बारबुडा। और 101वां देश है दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 2 से रोहित सरदाना जो कि पत्रकारिता से संबंधित हैं। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से पंडित देवव्रत चौधरी जो कि सितार वादक थे। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से चंद्रो तोमर जो कि एक शूटर थे। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो दोस्तों ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं हंटर बाइडेन। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों वह कंपनी का नाम है एप्पल, जिसने 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है सामिया सुलह हसन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो दोस्तों अरुण ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की उत्सर्जन की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए 4 देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, जिनका नाम था इदरिस डेबी। अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही है? तो दोस्तों विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता रही है कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य की है, जबकि महिला एकल विजेता रही है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों भारत और फ्रांस देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अमित केसरवानी जी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो दोस्तों बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है अर्जेंटीना, जबकि उप विजेता रही है ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, भारत का पहला विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? तो दोस्तों, बिहार में वर्तमान 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 34,314 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 1,91,956.67 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार जी को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को तानाजी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों, 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 144 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। 145 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 147 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 148 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 149 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, और 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू।